अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम दो बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान आज किया है। इस मंशूर का जायज़ा लेंगे। काफ़ी इसके अंदर बड़ी तफसीली बहुत से सेक्टर्स को एड्रेस किया गया। क्या पाकिस्तान के जो मारूजी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनमें ये वादे तमाम के तमाम पाया तकमील तक पहुँच सकेंगे नहीं पहुँच सकेंगे, ये होगा मामला। और दूसरा बड़ा अहम मामला है, इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है, लेकिन इस दौरान मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद को FIA की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। और माजी करीब में जस्टिस कादी फायज़ साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उस वक्त भी उन्होंने मीडिया की आज़ादी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। और पब्लिक फोरम के ऊपर जितने भी उनके खिताबात होते थे उसमें वो आर्टिकल 19A का बड़ा हवाला देते थे। और जब चीफ जस्टिस बने उस वक्त भी उन्होंने अपने फैसलों में इन आर्टिकल्स को बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन अब क्या मामला है कि मुल्क भर में सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद को जो है कि वो नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सियासी जमातों के मंशूर को ज़ेर बहस लाएंगे और इसमें हमें फ़ारूक आदिल साहब सीनियर तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एडवाइज़र भी रह चुके हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान हमें इसी प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन करेंगी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से ही बात करेंगे। फ़ारूक आदिल साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि दोनों जमातों ने आज जो इंतखाबी मंशूर पेश किया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हमें दिखाई देती हैं जो फॉर एग्जाम्पल PMLN जो है वो ये कह रही है कि हम 5 सालों के अंदर 1 करोड़ मुलाजमतें देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है जी कि हम 30 लाख घर 5 सालों के अंदर बनाएंगे। ये माजी करीब में भी हमें इसी किस्म के वादे जो है कि नज़र आ रहे थे। तो हमें रेप्लिकेशन बहुत सी चीज़ों की नज़र आ रही होती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और मजमूई तौर के ऊपर भी जो आज मंशूर हुए हैं, इसके हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें कितने ये काबिल अमल वादे होते हैं? शुक्रिया खालिद जमील साहब। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बहुत अरसे के बाद कहीं हम बैठ के इकट्ठे बात कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ही सही। इंशाल्लाह कभी इकट्ठे भी बैठेंगे जहां तक जहां तक आपने जिक्र किया कि क्या ये वादे काबिल अमल हैं। काबिल अमल वादे हमेशा होते हैं। कैसे? उसके लिए सियासी जमातों को हिकमत अमली तय करनी पड़ती है। अगर 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं और आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे 2018 में उसके गर्दन दबा के कत्ल कर दिया गया था, उसको जिंदा कर दिया जाए और इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा मरहला भी शुरू हो जाए, तो नौकरियां देने में क्या दुश्वारी हो सकती है। और इस तरह से आपके जो महंगाई के कम करने की बात है, 1 माली साल में उसको 10% कम करने की, और अगले 3-4 सालों में उसे मजीद कम करके कुछ 4-5 लेवल 4 से 6% सालाना कमी का हदफ रखा गया। जी, 4 से 6% सालाना कमी का जो हदफ रखा गया, ये बिल्कुल अचीवेबल है अगर किसी हुकूमत की तवज्जो फसादात पर ना हो, फलाह पर हो, अपने मंशूर पर हो और अपनी जिम्मेदारियों पर हो, तो ये बिल्कुल अचीवेबल होता है। कोई ऐसी बात नहीं होती। और जो ये तो मामला पीपल्स पार्टी के मंशूर में 300 यूनिट्स का रखा गया है, अगर इसका बोझ कौमी खजाने पे ना डाला जाए और उसके लिए मैनेजमेंट की जाए तो इसका ये भी पॉसिबल है। PMLN के भी इसमें मंशूर में देखें तो 20 से 30% उन्होंने बिजली सस्ती और मुतबादिल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। तो देखें ना, 2 बातें हैं। अगर हम अपने जाती जो पानी पे चले जाएं आप, और अगर आप चले जाएं सोलर पे चले जाएं, विंड पे चले जाएं, तो एक इसके अलावा एक और मामला, इससे क्या होगा, आपका जो ये इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। और दूसरा पहलू ये है, ये चाइना और जापान में ये तजर्बा हो चुका है। वो क्या है कि ये जो लाइन लॉसेज है, लाइन लॉसेज एक वो है जो चोरी के लाइन लॉसेज होते हैं जो हम पर डाल दिए जाते हैं। एक लाइन लॉसेज और भी होते हैं, जो बिजली के मीटर से आपके घर तक जो बिजली आती है। मिसाल के तौर पर मैं इस्त्री की आपको मिसाल देता हूँ। इस्त्री 1000 वाट की होती है, तो 1000 वाट की इस्त्री को गर्म होने तक वो 1300 वाट ले जाती है। तो जो चाइना और जापान में तजर्बात हुए हैं
वो जो 300 वाट का इजाफी खर्चा है उसको मिनिमाइज कर देता है। हमारे एक प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर इम्तियाज अली खान, ये बहरिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे। इन्होंने ये जो चाइना और जापान से बेहतर एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया है, और अगर आप उसको इस्तेमाल करें वो पाकिस्तान में यूज हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको बचाया जा सकता है। एक और बड़ी जो आपकी जो लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें हैं। एक तो पंचायत सिस्टम की बहाली की बात हो रही है, नैब का खात्मा, और आर्टिकल 62-63 को ओरिजिनल उसकी शक्ल में बहाल करना है। तो ये इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है पंचायत सिस्टम 62-63? बड़ा तनाज़ा भी रहा नैब के ऊपर भी। ये देखें, तो पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी अल्टरनेटिव जो सिस्टम है डिस्प्यूट रिजॉल्विंग के, इस पे हमेशा काम होता रहता है। और हमारी जो सोसाइटी है इसमें पंचायत तो एक बहुत बड़ा इदारा था, जो अगर उसको प्रॉपरली और उसको यानी आपके रियासत के साथ उसको अटैच कर दिया जाए तो आपके तो बहुत सारे मसाइल, आधे से ज़्यादा मसाइल आप घर की दहलीज पे हल हो जाएंगे और कोई खर्चा किए बगैर हो जाएंगे। लेकिन वो इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से आपके यहाँ जिरगे से मसाइल यानी कानून शिकनी होती है। तो अगर आप उसको रियासत के निज़ाम के साथ किसी तरह से अलाइन कर दें, जिसपे हमारे थिंक टैंक्स भी और बहुत सारे इदारे भी काम करते रहते हैं, अगर हम उसको करें तो ये बहुत अच्छा होगा। अब एक और बात आपने कही 62-63 वाली बात, ये तो पाकिस्तान के अवाम की बहुत पुरानी आवाज़ है। इससे पाकिस्तान के आइन का बिल्कुल शक्ल मजरू कर दी थी। और ख़ास तौर पर जब गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट थे, उस ज़माने में बेनज़ीर का रास्ता रोकने के लिए इसको शामिल कर दिया गया था उम्मीदवारी की शराइत में, जिसकी बुनियाद पर ये सारा जो जिसका नजला जाके उस पर गिरा, पहले नवाज शरीफ पर, फिर जहांगीर तरीन पर और बाद दीगर लोगों पर गिरा। तो ये इससे आपके पूरे निज़ाम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। तो अगर हम उसकी ओरिजिनल शेप पे चले जाएं और बेहतर है। लेकिन ये चले देर आयत दुरुस्त आयत, 18वीं तरमीम में ये बड़ा अच्छा मौका था लेकिन उस वक्त नहीं रखा गया। अच्छा, गवर्नेंस लोकल गवर्नमेंट जो है ये हर सियासी जमात के मंशूर में होता है, पीएस पार्टी के मंशूर में भी, पीएमएलएन के भी, तहरीक इंसाफ, बाकी जमातों के भी। लेकिन बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट उस तरह से पनप नहीं सकी। उनको इकनॉमिक या आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑटोनॉमी होती है वो बदकिस्मती से जमहूरी हुकूमतों में नहीं मिलती रही। इस मंशूर में भी ये रखा गया है। तो अगर माजी का तजर्बा देखें तो शायद ये एक अच्छा स्लोगन तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अमल क्या करेंगी? सारी सियासी जमातों की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, बहुत शुक्रिया, ये तो आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन आपके पिछले सवाल का एक नुक्ता रह गया, वो था नैब के बारे में। नैब पाकिस्तान के अंदर करप्शन की सबसे बड़ी बुनियाद है। ये ना किसी सरमायाकार को सरमायाकारी करने देती है, ना ये इदारा जो है पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं उनको कोई काम करने देता है, ना इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इदारों को कोई काम करने देता है, और ये खुद फरोग देता है करप्शन को। तो इसने तो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। न सिर्फ इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, बल्कि नैब के अब तक जो जिम्मेदारान रहे हैं और जो जिम्मेदार है पाकिस्तान में करप्शन के और पाकिस्तान की मईशत की तबाही के, इनको अकाउंटेबल भी करना चाहिए। अब आ जाए आप लोकल गवर्नमेंट पर। लोकल गवर्नमेंट का एक तारीख है, और बड़ी बदकिस्मत तारीख है। असल में ये जो हमारे डिक्टेटर्स रहे हैं, चाहे वो अयूब खान हो जो पहला डिक्टेटर था, चाहे ज़ियाउल हक हो, या उसके बाद परवेज मुशर्रफ हो, इन तीनों डिक्टेटर्स ने जमहूरियत को पसे पुश डालने के लिए हमेशा सहारा लिया बल्दियाती निज़ाम का, और बल्दियाती निज़ाम को जमहूरियत के एक मुतवाज़ी निज़ाम के तौर पे पेश करने की कोशिश की गई। इसलिए पाकिस्तान की जो सियासी क्लास है, इनके अंदर इसके बारे में रिजर्वेशंस पाई जाती हैं। लेकिन अगर सियासी जमातें इसकी मलकियत मोल ले ले, इसको ओन कर ले, और इनके मामलात में और सियासी मामलात में मुदाखलत बंद कर दी जाए, जैसे कि हम तवक्को कर रहे हैं कि बंद हो जाएगी, तो ये फिर मामलात स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आखिरी बात पूछना चाह रहा हूँ, मतलब इसमें तालीम, सेहत, जो बजट एक्सपेंडिचर है वो एक रीज़नेबल नज़र आ रहा है।
तलबा यूनियन की बहाली बड़े अरसे के बाद जो है कि ये क्योंकि बेसिकली ये नर्सरी हुआ करती थी एक ज़माने में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को या उनको फराम होती थी, लेकिन फिर एक तवील अरसा पाबंदी रही, खा वो जमहूरी अदवार हों या अमरीत के अदवार हों। ये हमें अभी मंशूर में नज़र आ रहा है। हमें हमें इसको वेलकम करना चाहिए। और आप और मैं खालिद जिस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो स्टूडेंट यूनियन में एक्टिव रहे हैं और हमने उससे बहुत कुछ सीखा। और मैं ये समझता हूँ कि आज की जो हमारी पेशा वराना ज़िंदगी है, मैं सियासी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे बड़े-बड़े लोग वहाँ से आए हैं, जावेद हाशमी आए हैं, लियाकत बलोच आए हैं, बेशुमार पीपल्स पार्टी से बेशुमार लोग हैं, तो वो आए उसमें। और उन लोगों की बड़ा यानी प्रोफेसर खुर्शीद आए, डॉक्टर इसार अहमद आए, मुनव्वर हसन आए, बहुत लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा अच्छा इदारा है जो तबाह हो गया। और ये तबाह हुआ 70 की दिहाई में, जब उस वक्त की हुकूमत को चैलेंज किया अपोजिशन ने, और उस वक्त की हुकूमत पॉलिटिकल निज़ाम यानी तलबा की सियासत में उसकी कोई से नहीं थी। तो इस वजह से वहाँ असले को फ़रोग़ दिया गया और उसके नतीजे में ये पूरा निज़ाम तबाह व बर्बाद हो गया और इसमें तशद्दुद दाखिल हो गया। तो अब असल में तशद्दुद से पाक करने की ज़रूरत थी। यानी ये हो, अगर सड़क पे जाएं और एक्सीडेंट हो, फिर ये नहीं होता कि हम घर से बाहर नहीं निकलते, हम ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त करते हैं। उस निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। अब अगर हमारी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इवन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने की बात की, ये सब खुश आइंद है और हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन इस तवक्को के साथ कि निज़ाम को ठीक किया जाएगा, इसमें तशद्दुद को दखल नहीं होगा, ख़त्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और PMLN पार्टी ने मंशूर पेश किया और इसी सिलसिले में हमें कर रही है सेनेटर सैर कामरान साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम सैर कामरान साहिबा, ये बुनियादी सवाल आपसे ये हमारा है कि पीएस पार्टी ने जो मंशूर अनाउंस किया है उसमें चुनो नई सोच को, ये वो स्लोगन है जो पीपल्स पार्टी ने लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ख़ास जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नज़रिया हो या बेनज़ीर भुट्टो साहब का नज़रिया हो, उस पर सियासत करती रही है 5 दिहाइयों से। तो ये नई सोच, क्या उसी सोच का कोई अहद तजदीद किया जा रहा है या कोई इसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी हमेशा जो अवाम के बुनियादी हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की अलमबरदार रही है। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि अवाम को जो जितनी भी सहूलतें फराहम की जा सकती हैं, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है, मुल्क को, कौम को जो मसाइल दरपेश हैं उन सब चीज़ों को सामने रखा गया है। और हमारे सामने एक क़यादत है, नौजवान क़यादत, जो एक नई सोच के साथ आई है, जिसकी सोच ये है कि नफरत और तकसीम और इंतकाम की सियासत को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली को, पाकिस्तान के दरख्शा मुस्तकबिल को और अवाम की फलाह को, उसके ऊपर जो है तवज्जो मरकूज की जाए। हमारे मंशूर को भी देखें तो हमारे मंशूर के जो 10 बुनियादी नुकात हैं वो अवाम की फलाह और माशी बहाली के साथ मुंसलिक है। यानी किस तरीके से हमने जो है, जो आज मईशत को चैलेंजेस हैं दरपेश, जो पाकिस्तान के अवाम गुर्बत, मुफ्लिसी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, उसका किस तरीके से मुकाबला किया जाए। फिर आप ये देखिए, एनर्जी एक बहुत अहम सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर हमने मुसलसल देखा कि हमारी सनतें बंद हुई, अवाम ने मुश्किलात लोड शेडिंग की वजह से फेस की, हमारे गाँव देहातों में बिजली की कमी है। तो उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से हम मुतबादिल ज़राए को लेकर आए, सोलर एनर्जी को हमने जो है शम्सी तवानाई के जरिए बिजली पैदा की, विंड एनर्जी के जरिए जो हमारे विंड कॉरिडोर है वहाँ पर। फिर आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविश थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो है की बुनियाद रखी। इसी तरीके से जो है थर्ड कोल, जो कि आज आपकी नेशनल ग्रिड को बिजली दे रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने जो अपना मंशूर जो सामने रखा है कि नौजवानों को कैसे रोजगार देना है, उनको कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, उनकी कैसे रहनुमाई करनी है, कैरियर काउंसलिंग करनी है और उनको किस तरह से रोजगार के मौके जो है फराहम करने हैं, आसान कर्जे देने हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एक सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, लाख मुतासरीन की बहाली के लिए जो पीपल्स पार्टी ने इकदाम किए और हमने 20 लाख घर बनाने का आगाज किया, जिसकी तारीफ और जिसको एक्नॉलेज जो है
वो आपका वर्ल्ड बैंक भी करता है, इंटरनेशनली एक्नॉलेज प्रोग्राम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये वो तमाम पीपल्स पार्टी के वो इनकलाबी इकदाम हैं। चाहे आप सेहत का ले लें, मुझे अब पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर जदीद तरीन सेहत की फैसिलिटीज हासिल है तो वो सुबह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराएं कि आपका चाहे दिल का इलाज हो, गुर्दों का हो, लिवर का हो, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, साइबर मैथ टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर्स हो, बच्चों के अस्पताल हो, वो आपको सिंध में हासिल है। इसी तरीके से मजदूरों और किसानों का तहफ़्फ़ुज़, आपको पता है पीपल्स पार्टी हमेशा से जो है उसने मजदूरों और किसानों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। हमने ज़राअत को फ़रोग़ दिया है, किस तरीके से हमने इनको सोशल प्रोटेक्शन देनी है, ये वो तमाम बुनियादी नुकात हैं पीपल्स पार्टी के। फिर आज के दौर में महंगाई की वजह से जो भूख एक आसैब बन गई है, हमने इस बात को अपने मंशूर में शामिल किया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भूखा ना हो, पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को बुनियादी सहूलतें हासिल हो। और जो हमारा डिटेल मैनिफेस्टो आया है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में, हमने मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में, हमने अवाम के आईनी हकूक के बारे में बड़ी तफसील से बताया है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला हम कैसे करेंगे। और आप ये देखें कि जब ये सैलाब आया था 2022 का, तो किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने जो है इस इशू को दुनिया भर में उजागर किया और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान आए, लॉस एंड डैमेज फंड का कयाम हुआ। तो आज भी जो है पीपल्स पार्टी जब मंशूर सामने रखती है तो उसके सामने एक पूरी स्ट्रेटजी रखती है कि हमने किस तरीके से वसाइल पैदा करने हैं, किस तरीके से उसको अवाम की फलाह पे खर्च करना है, किस तरीके से पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना है, किस तरह से हमने आवाम को खुशहाली देनी है। एक चीज़ जो बड़ी आपके मंशूर के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आ रही हैं कि तनख्वाह जो है वो डबल 5 साल के अंदर एक आम आदमी की, सरकारी मुलाजिम या मजदूर की जो है कि वो होनी है। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तालीम और सेहत फ्री मिलेगी, हारी कार्ड, मजदूर कार्ड। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जब पाकिस्तान में अगर हम हिस्टोरिकली देखें, अगर मईशत का पहिया चलेगा, सनत ग्रोथ करेगी, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट या जो है कि वो बढ़ेगी, सनत की और एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़ेगी और सर्विसेज सेक्टर हमारा ग्रो करेगा, तो ये सारी चीज़ें शायद हम कहीं कुशन निकाल सकें। लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये रियलिस्टिक हैं ये सारी चीज़ें, या थोड़ा ज़्यादा रखा गया है कि टारगेट एक टफ टारगेट होगा, उसके लिए कोशिश की जाएगी तो एटलीस्ट हाफ तो हासिल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक है। देखिए, पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी जब भी आई है आपने देखा है कि तनख्वाहों में और उजरत में इजाफा हुआ है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई दूसरी बात ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने रोजगार भी दिए, एक नारा लगता था बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, और आज का नारा यह है बिलाल भुट्टो जरदारी आएंगे और रोजगार लाएंगे। क्योंकि ये जो है ना, आप ये देखें, हमने उसी के लिए ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए जो है हारियों के और किसानों के जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हारी किसान कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरीके से जो है हमने जो है वोकेशनल ट्रेनिंग नौजवानों के लिए वसीला हक, वसीला रोजगार प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो कंपोनेंट थे जो हमारे बाद आने वाली हुकूमतों ने चलने नहीं दिए। लेकिन उसका मकसद यही है कि नौजवानों को के लिए रोजगार के मौके पैदा हो वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए भी। और हम ये इंडस्ट्री से सब मुंसलिक करेंगे इदारों को, ताकि नौजवानों को रहनुमाई हो उनके कैरियर काउंसलिंग के लिए। फिर इसी तरीके से सोलर एनर्जी वाला बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन जब आप सोलर एनर्जी लेके जाते हैं तो एक तो आप गांव देहातों तक पहुंचते हैं और वहां पर जो है जो लाइन लॉसेज है, जो लाइन मैन के एक्सपेंसेस है, वो खत्म हो जाते हैं। और वो जो आपको कुदरत से एक सहूलत है शमसी तवानाई की, उससे बिजली पैदा करके, तो सिंध में ऑलरेडी हो रहा है कि हमने सोलर के जरिए बिजली पैदा की, कोयले के जरिए। लेकिन जिनके जो एक इंडस्ट्रियल माइंड होते हैं ना, अशराफिया, वो देखते हैं बिजनेस को, वो अपनी इंडस्ट्रीज को देखते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो ये नहीं किया कि आप जो है इम्पोर्ट करें कोयला, हमने अपने वसाइल से बिजली पैदा की कोयले से, और उससे क्या हुआ कि घर जो है वो खुशहाल हुआ। वहाँ की खवातीन इंजीनियर्स भी हैं, वो एनईटी का जो है वो कैंपस भी है, वहाँ की खवातीन डंपर ट्रक ड्राइवर भी हैं, वहाँ से खवातीन जो है जनरल सीट के ऊपर ऐवाने बाला में नुमाइंदगी भी कर रही हैं। तो आपके देखें एक पूरी एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। मैनग्रोव्स का जो है रिकॉर्ड 4-5 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुसलसल बना रही है। हाँ, शायद हम लोगों की वो तहसीर नहीं है या जो है एक फोकस है कि जो आपने सिंध पे सिर्फ तनकीद करनी है, मगर आप ये देखें हमने छोटे छोटे देहात को
जो है नेशनल हाईवे से मिला दिया। तो ये जो कम्युनिकेशन के जराए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सारे रोजगार के मौके पैदा करता है। बहुत शुक्रिया तो सेनेटर कामरान साहब, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से बातचीत कर रही थी। और इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हमने PMLN और पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से बात की। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान में कुछ मीडिया की सूरत हाल और जो FIA की जानिब से एक नोटिस की भरमार हो रही है, मीडिया के ऊपर क्या कदगनें लग रही हैं, मीडिया क्या अपना जिम्मेदारी के साथ किरदार अदा कर रहा है या कहाँ पे ऐसी कोई ख़राबी है कि जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।